students, good morning. Today we are discussing introduction of atomic spectroscopy. Today we have discussed lecture number 20 atomic spectroscopy. ये जो हमारा लेक्चर है हम यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही दिल रहेगा, सभी यूनिट्स हम इसमें टॉपिक बारी बारी से कवर करेंगे। पहले जो हमको बताया गया है बोहर मॉडल, जिनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मीन्स का नील्स बोहर मॉडल इन 1930 1913 में जो बोहर मॉडल दिया उन्होंने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तथ्य देखा है, लेकिन वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाने में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है और उसको समझाने में वो फेल हुआ था। तो हम इस लेक्चर में हम बहुत ही डीप स्टडी करने वाला है। इसे हम इंट्रोडक्शन भी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बोल सकते हैं, जिसमें हमें बहुत ही दिलचस्पी रहेगी कि आखिर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को मीन्स के इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको समझने के लिए हमें बारी बारी से हमें सब मॉडल्स है उसे समझना पड़ेगा। चाहे समरफील्ड हो, जो भी हो, वो जो एटॉमिक और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको समझाने में फेल हुए थे। तो हम जानते हैं इस लेक्चर में टॉपिक हमारा टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर नील्स बोहर proposed in 1930 the electron could only certain classical motion। मीन्स के 1913 में बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना सर्कुलर मोशन मीन्स के न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है, लेकिन इनसे हमें कुछ बाद में जो बोहर मॉडल है वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा था उसे समझाने हमें नाम कमियाँ प्राप्त है। तो इस मॉडल में हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लासिकल मोशन से जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास घूमता रहता है। जो उसने दो बातें बोली थी, एक इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है, ऐसा नील्स बोहर ने बताया था। सेकंड था द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन जस्ट सर्टेन डिफाइनेट एंड डिस्ट्रैक्ट ऑर्बिट। मीन्स के जो ऑर्बिट्स होती है हम लोग को जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सभी एटम्स में अलग अलग ऑर्बिट होती है। उसका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है और वो सभी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो अपनी अरेंजमेंट होती है और रोटेशनल मोशन से वो घूमता रहता है, ऐसा नील्स बोहर ने अपने मॉडल में बताया था। दिस ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द डिफाइंड एनर्जी एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी सेल और एनर्जी लेवल्स। मीन्स के दर एक जो सेल है उसकी अपनी एनर्जी होती है। इन दिस ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड डज नॉट रिजल्ट द रेडिएशन और एनर्जी लॉस। मीन्स के जब उसकी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूमता है तब हमें कोई भी रेडिएशन और एनर्जी लॉस नहीं होता है। द बोहर मॉडल एंड एटम वाज बेस्ड ऑन प्लांट क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। मीन्स के ये मॉडल दिया था हमने और प्लांट क्वांटम थियरी थी, उसके आधार पर नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया था। थर्ड वाला था और ए था उसका स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली गेन and lose energy by jumping from the allowed orbit to other।
absorption and emitting electromagnetic radiation with a frequency V determined by the energy difference of the level according to Planck relations. हमें प्लैंक रिलेशंस पता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच न्यू। जो हमारा एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है। बोहर ने भी बताया था कि हमें जो एनर्जी है वो जब हम किसी को अपना एनर्जी अप्लाई करते हैं, मीन्स कि उसको बाहर से एनर्जी आते हैं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, तब वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एटम्स एक्सट्रैक्ट करेगा और जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो अपने एनर्जी लेवल से उससे हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, जिसमें से फिर जब, क्योंकि वी नो डैट, अपन जानते हैं कि जो एनर्जी लेवल है मीन्स के इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है 10⁻⁻⁷ सेकंड से ज़्यादा जो उसकी एनर्जी है वो अपने पास नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को फिर रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के रूप में एनर्जी है उसे रेडिएट कर देगा। बोहर मॉडल could not explain the structure observation in spectra and it certain other defines to after the Sommerfeld introduction to modifications of Bohr theory। मीन्स के जो बोहर मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पा रहा था, इसलिए समरफील्ड ने अपना जो मॉडल है मीन्स के बोहर थियरी को उन्होंने मॉडिफाई किया और उन्होंने अपना थियरी रजू किया। समरफील्ड सक्सेड प्लेटिनरी इन एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर बाय एक्सटेंडिंग बोहर्स थियरी इन टू वेज। मीन्स के समरफील्ड ने अपना जो बोहर मॉडल की थियरी थी उसको दो तरीके से रजू किया। फर्स्ट इज he allowed the possibility of elliptical orbit for the electron in addition to Bohr's circular orbit। मीन्स के बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम्स मीन्स के न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर मोशन से गति कर रहा है, लेकिन समरफील्ड ने उसको वलयाकार, जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे, जैसे अर्थ है उसका सन है उसके आसपास जो इक्लिप्टिकली जो अर्थ है मोशन कर रहा है, मीन्स के उसका मोशन है दो प्रकार का होगा, एक रोटेशनल होगा और एक एंगुलर मोशन होगा। मीन्स के हम लोग जानते हैं कि अर्थ 365 डेज में एक ऑर्बिटल मोशन पूरा कर रहा है और 1 डेज में मीन्स के 24 आवर्स में अपने ऑर्बिट के आसपास मीन्स के अपनी धरी के आसपास वो 1 रोटेशन पूरा करता है, वो हम लोग जानते हैं। ऐसा ही मॉडल समरफोल्ड ने बताया था। He took note the relativistic variation of electron mass with the velocity with the different parts of the elliptical orbit। मीन्स के उसका जो मास होता है मीन्स के दौड़ होता है वो डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट होता है। Now when the elliptical orbit are permitted, one has deal with the two variable quantities in polar coordinates these are। मीन्स के समरफोल्ड ने जो बताया था कि इक्लिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं और परमिटेड टू डील विथ द टू वेरिएबल क्वांटिटीज, दो राशियों तो वो परमिट करती है। द वेरिएबल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस आर, मीन्स के जो हमारा
न्यूक्लियस से ऑर्बिटल मीन्स के अपनी इक्लिप्टिकल ऑर्बिट होती है, उसका डिस्टेंस आर हमें बताता है। दूसरा है वेरिंग द एंगुलर पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जो रोटेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोशन भी हमें दिखाता है। सेकंड, the other is a new quantum number called orbital quantum number Li, which has been introduced to characterize the angular momentum of the orbit. For example, determine the orbital angular momentum of electron. Its value varies from 0 to n-1 in step of unity. हमारा जो सेकंड है मीन्स का जो हमारा क्वांटम नंबर है, उनसे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है मीन्स के जो घूम रहा है इक्लिप्टिकली, उसका जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक वेरी होगा। However, the Sommerfeld theory could not predict and correct number of fine structure of the spectrum lines. मीन्स का समरफील्ड का जो मॉडल है वो भी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा होगा उसका फाइन स्ट्रक्चर हमें नहीं बता पा रहा था, तो समरफील्ड भी इस थियरी को समझ जाने में फेल हुआ। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा of alkali metals like sodium as well Zeeman effect and Shark effect। इसका समरफील्ड मॉडल भी जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, जीमान इफेक्ट होता है, शार्क इफेक्ट होता है, जो हमारी स्पेक्ट्रम लाइन होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने से नहीं सारी फाइन स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे समझाने में समरफील्ड मॉडल और समझ रहा था। Therefore, the order to explain the complex spectra of the atoms, the vector atoms model was introduced with the two distinct features। मीन्स क्या, उसके बाद जो हमारा वेक्टर स्ट्रक्चर मॉडल था वो इंट्रोड्यूस टू डिस्ट्रिक्ट फ्यूचर स्पेस क्वांटाइजेशन एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। जो दो थियरी नई फील्ड में आई एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए, समरफील्ड का जो मॉडल था वो समझाने में असफल रहा। तब 1925 में दो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें समझाया, और जानते हैं वो कौन थे। तो पहली टेक्निक है द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। The theory of atom developed previously cannot account for the number of well-known experimental observation। मीन्स के प्रायोगिक रूप से हम जो हमारी जो प्रीवियस थियरी थी और समझाने में असफल रही थी। One is the fact that many spectral lines actually consist of two separate lines that are very close together। मीन्स के जो समरफोल्ड मॉडल था उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको रखने से वो फाइन टू फाइन स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड होती थी और वो वेरी क्लोज होती थी एक भी दूसरे से। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइन स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन विच arise from transition between the N3 and N2 levels of hydrogen atoms। मीन्स के जो हाइड्रोजन एटम्स थी थर्ड लेयर और सेकंड लेयर के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है और लेवल्स को हमें समझाने में सफल हुए। मीन्स के बाल्मर सीरीज ले लो। Here the theoretical prediction is for a single line of wavelength 6
656.3 nanometer, while the reality there are two lines 0.14 nanometer apart. A small effect but is conspicuous failure for the theory. मीन्स के समरफील्ड की जो थियरी थी उसे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन है और फेल करती है. द समरफोल्ड इक्लिप्टिकल ऑर्बिट with relatively corresponding cannot be succeed to fully explain the complexity of the spectrum of simplest hydrogen line. मीन्स के जो हाइड्रोजन लाइन थी स्पेक्ट्रल लाइन उसको समझाने में सब समरफील्ड की जो थियरी थी वो असफल रही. Therefore it is become essential to attribute some other properties of moving इलेक्ट्रॉन. मीन्स के जो हमारा जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको समझाने के लिए मीन्स के became essential to attribute some other properties. मीन्स के जो हमारी जो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आसपास स्कैन होता है. मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक एग्जांपल देता हूँ आपको. जो हमारा बॉडी होता है उसमें से हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है वो यूनिक होता है. और हमारा मान लीजिए कि आई रेटिना होता है उसका स्ट्रक्चर भी यूनिक होता है. लेकिन हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है यूनिक नहीं होता है. तो हमारा जो यूनिक आईडी बना है उसमें हम क्या किया, हमारा आई स्कैन किया है, हमारा फिंगरप्रिंट स्कैन किया है जिनसे हम यूनिक आईडी बना सकें. ऐसे ही हर एक एटॉम्स का अपना यूनिक आईडी होता है. Other examples of yellow sodium lines and other member of whole of its series are showing close debate. Magnesium shows triplet and other higher member of periodic table. The more complex spectra मीन्स के सोडियम में 2 लाइनें होती है, मैग्नीशियम में 3 लाइन होती है और हायर मेंबर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. हम जब आगे बोलते हैं उसमें हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. The further also notice that the heavier atom greater is the wavelength separation. For the instance of the double spectrum of sodium line D is order to 6 angstrom, while the mercury triplet over the 1400 angstrom. The future of the almost enormous Zeeman effect also do not explain. मीन्स के ये जो डिफरेंस होता है मीन्स के सोडियम लाइट ले लो, मर्क्यूरी लाइट ले लो, उसका जो वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है और जीमाइन इफेक्ट भी समझा नहीं पाया है. हमें एक फिगर देखने को मिल रही है उसमें डबल सेपरेशन ऑफ द सोडियम डी लाइन्स. मीन्स के हम 2 लाइन्स यहाँ देख सकते हैं D1 और D2 जिसमें हमें 589.0 नैनोमीटर की मिल रही है और 589.6 नैनोमीटर की मिल रही है. In the order to account to both fine structure in spectral line and anomalous Zeeman effect, 2 Dutch graduate students Samuel Groundsmith and George Uhlenbeck proposed in 1925 that मीन्स के ये 2 स्टूडेंट जर्मन स्टूडेंट थे. उन्होंने जो समरफील्ड मॉडल है जीमान इफेक्ट है उसके बारे में सैमुअल गाउनस्मिथ एंड जॉर्ज उलनबेक ने बताया. एवरी इलेक्ट्रॉन हैज इंस्ट्रिंसिक angular momentum called spin whose magnitude is same for all electrons associated with the angular momentum is a
मैग्नेटिक मोमेंटम मीन्स कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है वैसा ही मैग्नेटिक मोमेंटम होता है। वो दो स्टूडेंट्स जो हमारे सैमुअल ग्रैंड-स्मिथ है और जॉर्ज उलनबेक है, उन्होंने 1925 में बताया था। According to hypothesis, electron rotate about the nucleus and also about its own axis मीन्स क्या इन दोनों ने बताया था। जैसे हम सन का एग्जाम्पल ले लें तो सन के पास हमारा जो अर्थ है और रोटेशनल मोमेंट से 365 डेज में एक रोटेशन पूरा करता है और उसका एंगुलर मोशन है, अपनी एक्सिस पे एंगुलर मोशन कर रही है, वो 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा करती है, वो हमें मालूम है। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन है जो अपना न्यूक्लियस के आसपास स्पिन कर रही है और अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी जो एक्सिस है उसके आसपास भी स्पिन कर रहा है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मीन्स कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस के आसपास भी काउंटर क्लॉकवाइज एक्सप्लेन कर रहा है। मीन्स के सिमिलर मोशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, thus moving electron has two types of motion, orbital motion and spin motions। मीन्स के इसमें हमें दो प्रकार की स्पिन देखने को मिलेगी, पॉजिटिव स्पिन एंड नेगेटिव हाफ स्पिन। मीन्स के जो हमारी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिटल स्प्रिंग से मोशन करता है और दूसरी है जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एक्सिस के बाद स्पिन मोशन से मोशन करता है। तो आपको ये बात तो फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन थी उसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि बोहर मॉडल था और समरफील्ड मॉडल था, और दोनों जो इलेक्ट्रॉन फाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको समझाने में असमर्थ रहा, सीमानिक फैक्टर समझने में असमर्थ रहा। एक बात समझाई हमने 1925 सैमुअल गॉडस्मिथ एंड जॉर्ज उलनबेक ने कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है और दूसरी स्पिन मोशन होती है। और समल Gauss-Smith and George Uhlenbeck had in mind was classical picture on the electron exchange sphere spring on the its axis। मीन्स के उन्होंने मीन्स के Gauss-Smith एंड जॉर्ज उलनबेक ने सैमुअल Gauss-Smith एंड जॉर्ज उलनबेक ने जो हमारी क्लासिकल पिक्चर माइंड में थी कि सर्कुलर मोशन से घूम रहा है, जो मोहर मॉडल में था उसको चेंज कर दिया कि जो एक्सिस है जो घूम रहा है। मीन्स के बेन थियरी ऑफ सॉलिड्स में हमने देखा है, पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सॉप्शन करके उसके हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, लेकिन उसकी स्पिन है वो बदलती नहीं है, ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया था। द रोटेशन इन्वॉल्व्स एंगुलर मोमेंटम एंड द बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। मीन्स के रोटेशन इन्वॉल्व्स एंगुलर मोमेंटम, उसका कारण है कि जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिलता है वो हमारा जो एटम है वो नेगेटिव चार्ज से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट हैज़ magnetic momentum mu s opposite in direction is angular momentum vector s
और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम, वो अपोजिट होता है जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम से उनसे। मीन्स के नाउ द टोटल एंगुलर मोमेंटम J is equal to L into S, L plus S, means के angular momentum of the electron becomes the sum of the two angular momenta, orbital angular momentum and spin angular momentum। मीन्स के हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सम ऑफ द orbital angular momentum and spin angular momentum, means के L plus S is equal to J। वहाँ हमारा L है और टोटल एंगुलर मोमेंटम है, J है वो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है, L है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, और S है वो हमारा स्पिन एंगुलर momentum है। Similarly, the total magnetic momentum is the sum of the two parts, the orbital magnetic momentum and spin magnetic momentum। हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंटम है उसके भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड, सम ऑफ द टू पार्ट्स लाइक ए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, उसका सम होता है। और इन अदर वर्ड्स the atomic magnetic momentum and spin magnetic momentum in the other words, the atomic magnet may not be regarded as the resultant of the two magnet origin of two different motion of charge particular. The notion of electron spin proved to be successful in explaining not only fine structure and anomalous of Zeeman effect but the wide variety of other atomic effect as well। मीन्स के जो सैमुअल ग्राउंडस्मिथ एंड जियोर उलनबर्ग, इन्होंने सिर्फ प्रूव ही नहीं किया, स्पिन को प्रूव भी नहीं किया, उन्होंने सब जो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रा थे, स्ट्रक्चर थी, एनामाउस ऑफ जीमान इफेक्ट थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपना एटॉमिक इफेक्ट है उसको समझाने की सही तरह से कोशिश की थी और वो सफल हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।